Money, houses, guns, cars, $1 billion lifestyle leads to anger, aggression, and frustration. But after all of this, America is still the superpower. पूरी दुनिया की बातें, अपने देश की बात, दूसरों के बिजनेस की बातें एंड बड़े बड़े लफड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैप्टर 1 डार्क साइड ऑफ अमेरिका। जब भी हम अमीर देशों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक नाम याद आता है, अमेरिका। ना ही ऑस्ट्रेलिया और ना ही रशिया। सड़कों पे ना कोई कचरा, चमचमाती बिल्डिंग और हॉलीवुड की महंगी महंगी मूवीज जिसमें दिखाई जाने वाली अमेरिका की शान और शौकत। अमेरिका हैव 735 बिलियनियर एंड इट मेक देम द वर्ल्ड मोस्ट बिलियनियर कंट्री। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में गरीबी नहीं है। अमेरिका में अभी भी 14.4% लोग बिल्कुल गरीब हैं। मतलब वो लोग दिन के 150 रुपए भी नहीं कमा पाते। घर खरीदना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग तो 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खा पाते। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई है कि इंडिया में 4 लोगों की फैमिली 1 लाख रुपए के अंदर एक अच्छी जिंदगी जी लेगी। पर अमेरिका में 1 लाख रुपए के अंदर एक ढंग का 2 BHK भी रेंट पे नहीं मिलता, चाहे लॉस एंजलिस हो या न्यूयॉर्क। अमेरिका की रोड पे भी आपको गरीब लोग मिल ही जाएंगे। बट दिक्कत वाली बात यह है कि अमेरिका में चाहे अमीर हो या गरीब, गन्स कोई भी खरीद सकता है। चैप्टर 2 गन कल्चर इन अमेरिका। और गन्स तो मानो वहाँ पर बच्चों के खिलौने की तरह बिकती है। चाहे लोगों के पास खाना हो या ना हो, गन्स जरूर मिल जाएंगी। और जरा सी बात हुई नहीं कि वहाँ पे गोलियां चल जाती हैं। पता नहीं कितने मर्डर वहाँ हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अमेरिका की 33 करोड़ पॉपुलेशन है, पर वहाँ पे बंदूकें 39 करोड़ से भी ज्यादा है। द गन वायलेंस आर्चीव की रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि अमेरिका में 2022 में 309 सामूहिक गोलीबारी हो चुकी है, जिसमें 179 बच्चे जिनकी एज 0 से 11 साल थी और 670 बच्चे जिनकी एज 12 से 17 साल थी। वो लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। इतने गन कल्चर की वजह से वहाँ पर हर साल स्कूलों को टारगेट किया जाता है। और अगर अमेरिका में बहुत ज्यादा गोलीबारी हो जाती है तो ये सब बातें हमें पता चलती हैं। लेकिन अमेरिका में तो लोगों की अपने घर वालों के साथ नहीं बनती। तो अगर वो लोग एक दूसरे को मार भी देते होंगे तो किसको पता चलता है। पर बात यह है कि अगर ये गन कल्चर इतना ही बुरा है तो वहाँ की गवर्नमेंट इसे बंद क्यों नहीं कर देती। एक्चुअली अमेरिकन गवर्नमेंट अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि अब वहाँ पे लोगों को गन्स की आदत पड़ चुकी है। और अगर वहाँ की गवर्नमेंट गन्स को बंद करवा देगी तो लोग वायलेंस पे आ जाएंगे। और अगर सबके पास वहाँ पे गन्स होंगी तो वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। और ये जो वहाँ पे गन्स बेचते हैं ये बहुत बड़े माफिया होते हैं और ये इनका $1 मिलियन का बिजनेस होता है, जिसको ये कभी भी बंद नहीं होने देंगे। और द गन कंट्रोल एक्ट के मुताबिक कोई छोटा हथियार खरीदने की एज 18 साल है और अगर आपको कोई बड़ा हथियार खरीदना है तो उसकी एज 21 साल है। बंदूक से होने वाली मौतों में हर 10 में से 4 लोग वहाँ पे सुसाइड करते हैं। अमेरिका इज नॉट सेफ इफ यू आर लिविंग इन पुअर साइड ऑफ द अमेरिका। वहाँ पर नेबर भी एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते और कोई कितना ही अच्छा हो या बुरा ये किसी को पता नहीं होता। चैप्टर 3 अमेरिका की महंगाई। गवर्नमेंट कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं देती, हर चीज की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है और अमेरिका में टैक्स भी बहुत ज्यादा है। वहाँ पर कहने को तो लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन हेल्थ केयर, कॉलेज फीस, हाउस रेंट एंड इवन हाउस हेल्प सब महंगा है। क्योंकि वहाँ पे एक फीवर को ठीक करने के लिए भी 7 से 8 हजार रुपए लग ही जाते हैं। और वहाँ पर 5 से 6 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे मर जाते हैं। और ये बात अमेरिका आपसे छुपाता है। चैप्टर 4 क्या अमेरिका एक सुपर पावर है? पर अमेरिका अपने आप को दुनिया की सबसे पावरफुल और रिच कंट्रीज के तौर पे दिखाता है। हाँ, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत क्राइम है, गरीबी भी है, लेकिन शायद ये सारी बातें एक कंट्री दूसरी कंट्री से छुपाती ही हैं। बट इन सब के बाद भी अमेरिका एक सुपर पावर ही है। पर जब बाकी कंट्रीज की तरह यहाँ पर भी गरीबी है और यहाँ पर भी क्राइम है तो ये सुपर पावर कैसे है? तो देखो, अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। $25 ट्रिलियन से ज्यादा की GDP है, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल, सबसे ज्यादा बिलियनियर और सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। ये सब बनाती है अमेरिका को एक सुपर पावर। पर ये सब आखिर हुआ कैसे? चैप्टर 5 हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक इटालियन एक्सप्लोरर ने अमेरिका की खोज करी। उस समय वहां पर रेड इंडियंस या फिर नेटिव अमेरिकन्स रहते थे। यूरोपियंस अमेरिका में रहने लगे और धीरे धीरे ये रेड इंडियंस खत्म हो गए। उनके खत्म होने के बहुत रीजंस थे, बट एक मेन रीजन था डिजीज जो यूरोपियंस अपने साथ लेके आए थे। पर रेड इंडियंस के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि वो इस बीमारी का सामना कर पाए। और फिर 4 जुलाई 1776 में अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिशर से अपना इंडिपेंडेंस घोषित करा और एक अलग कंट्री बन गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आज हम USA के नाम से जानते हैं। उस समय हर कंट्री पे ब्रिटिश, स्पेन और फ्रेंच लोग राज करते थे, पर अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। तो जो लोग ब्रिटिश, स्पेन और फ्रेंच के रूल से परेशान हो चुके थे वो USA के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे। उन्हें भी वो आजादी और राइट्स मिलने लगे जो USA को मिल रहे थे, जिसकी वजह से USA की ग्रोथ और होती गई। USA सारी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ने लगा, जिससे उन्हें भी पता था कि इस वजह से इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी हो रही है। हालांकि USA कॉलोनाइजर नहीं था ब्रिटिश, स्पेन और फ्रेंच की तरह, पर धीरे धीरे ये भी वही करने लगा। इसने भी धीरे धीरे कंट्रीज पे राज करना स्टार्ट कर दिया और स्पेन को $20 मिलियन देकर USA ने फिलीपींस पे कब्जा कर लिया। और 1946 में फिलीपींस ने भी USA से आजादी ले ली। तो इसका मतलब $20 मिलियन गड्ढे में। धीरे धीरे USA बहुत बड़ा होता गया। USA के साथ बहुत सारी टेरिटरीज उसका पार्ट बन गई और जिसकी वजह से आज वर्ल्ड में USA की GDP सबसे ज्यादा है। पर अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हुआ वर्ल्ड वॉर से। अमेरिका को हर बारी वॉर से फायदा ही होता है।
चैप्टर 6 अमेरिका वॉर से पैसे कैसे कमाता है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन सब लड़ रहे थे और अमेरिका पीछे से मजे ले रहा था। अमेरिका ने वेपन्स सप्लाई करे, अपने थोड़े आर्मी के लोग भी दिए, पर उन्हें सिर्फ इसी चीज का नुकसान था। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसी कंट्रीज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अमेरिका इन सब वॉर्स की वजह से और अमीर होता गया। जहां पर दूसरी कंट्रीज का बहुत नुकसान हो रहा था, अमेरिका वेपन सप्लाई करके बहुत पैसा कमा रहा था। उन्होंने अपने थोड़े आर्मी ऑफिसर्स दिए, थोड़े वेपन्स दिए, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज को वो लोग वेपन्स बेच रहे थे, फ्री में सिर्फ थोड़ी कंट्रीज को दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में 44 कंट्रीज साथ में आई और उन्होंने सोचा कि हम यूएसए की करेंसी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना देंगे और इसी तरह यूएस डॉलर पूरे देश में चलने लगा। उसके बाद दो सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और इन दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फर्क था, जिस वजह से इनमें वॉर होने लगी, पर फिजिकल वॉर नहीं, कोल्ड वॉर। मतलब जिन जिन कंट्रीज की सोच इनके साथ मिलती थी, ये उनको अपने साथ ले आते थे और उनको फंडिंग करते थे ताकि वो कंट्रीज उनके साथ हो जाए। और धीरे धीरे अमेरिका उन कंट्रीज की पॉलिटिक्स में भी घुसने लगा, जिस वजह से वो कंट्रीज पूरी तरह अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गई और इसी वजह से अमेरिका बहुत पावरफुल हो गया। और सिर्फ यही रीजन है जिस वजह से अमेरिका के 70 से ज्यादा कंट्रीज में 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस है। पर 1990s में सोवियत यूनियन टुकड़ों में बट गया और सिर्फ एक सुपर पावर बचा, अमेरिका। चैप्टर 7 अमेरिका सपोर्ट। ये सब तो थे पॉलिटिकल रीजंस कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है, पर अमेरिका ने हमेशा से ही टैलेंट को सपोर्ट करा है और सिर्फ इसी वजह से दूसरे देश के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं और उसके लिए उन्हें अच्छा खासा पैसा पे किया जाता है। जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, कल्पना चावला। इलॉन मस्क वैसे तो साउथ अफ्रीकन है, लेकिन अमेरिका में जाकर वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने। अमेरिका की पॉलिसीज टैलेंट को बढ़ावा देती है, उन टैलेंटेड लोगों को ज्यादा पे करती है ताकि वो लोग अच्छा काम करें और ऐसे ही वहाँ के लोगों की ग्रोथ होती रहती है। दुनिया की सबसे गरीब कंट्री जहाँ लोग 1200 रुपए पूरे महीने में कमाते हैं और वो लोग मरे हुए जानवर को खाने के लिए भी तड़पते हैं। अगर उस कंट्री के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करना। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।